उसमें ये जो सीरीज आपके पास चल रही है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स की कहानी तो बहुत आगे जाके बढ़ेगी, उसके भी पीछे बैकवर्ड ये जो सारी चीजें आप पढ़ रही है, ये सब क्या है? नॉन कॉर्डेट्स है। क्या है वो? नॉन कॉर्डेट्स है। इसका ये मतलब है कि पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्माटा तक जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, किसी के अंदर हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सब में हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि होता ही नहीं किसी में, तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं। नोटोकॉर्ड नहीं होगा। समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं कि आप भी एग्जाम में लिख के क्रॉस कर दीजिएगा। नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होगा, किसी में भी प्रेजेंट नहीं होगा। अभी जो हम अपनी जर्नी पॉरीफेरा से लेके और आगे बढ़ते बढ़ते निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस सब करते करते एंड सो ऑन हम लोग कहाँ जाएंगे? इकाइनोडर्म्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? इकाइनोडर्म्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इकाइनोडर्माटा है, ये पूरी जर्नी जो हम लोग यहाँ से पॉरीफेरा से स्टार्ट कर रहे हैं इकाइनोडर्माटा तक जो चलेंगे, ये सब क्या है? नॉन कॉर्डेट्स हैं। क्या है ये? नॉन कॉर्डेट्स हैं। क्यों है नॉन कॉर्डेट्स? किसी के केस में भी आप ऐसा नहीं सुनेंगे, या फिर किसी के केस में भी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि इसके अंदर आपको क्या दिख जाए देखने को, नोटोकॉर्ड देखने को मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग आज मोस्ट एडवांस्ड एनिमल कैटेगरी में इस वजह से आते हैं क्योंकि हम लोगों के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसका ये मतलब है कि वो इस इवोल्यूशन की सीरीज में क्या है? सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कैटेगरी में हम लोग क्या नहीं देखेंगे? हम लोगों को नामो निशान भी नहीं देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड का, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये सब प्रिमिटिव हैं। और ये जो सीरीज आपको देखने को मिल रही है, एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के ऑलमोस्ट जहां पे भी सीरीज की स्टोरी पढ़नी होती है वहां पे मैं देती हूँ कि जो आप ये अरेंजमेंट कर रहे हैं उस सीरीज का बेस क्या है। वहां पे आपको आंसर में क्या लिखना होता है कि उसका बेस क्या है? इवोल्यूशन है, ठीक है। तो निडारिया और सेलेंट्राटा जो है, सबसे पहले हम लोग इसके हैबिटेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट में आपको जो सबसे पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि ये कैसे होते हैं? मोस्टली मैरीन होते हैं। और मैरीन वाटर का क्या मतलब होता है? कि वाटर विद हाई सैलिनिटी। वाटर विद हाई सैलिनिटी, ठीक है। यानी कि पानी जो है वो कैसा होगा? उसके पास सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये मैराइन वाटर है, ठीक है। देन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कैसे होते हैं ये? कि इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं, दे मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग। दे मे बी, लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ, दे मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब है कि अकेले कहीं पे सेपरेट है कोई मेंबर, तभी ये क्या कर सकते हैं? स्विम करा के खुद को सरवाइव करा सकते हैं। सेसाइल का मतलब है कि नीचे कोई एक रॉक पीस या कुछ भी है, उसके ऊपर पता चला एक सिलंट्राटा जाके बैठ गया और ये सरवाइव कर रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है इसके हेल्प से, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करते हैं जो आपको स्पेशल लिखा जा रहा है? सेसाइल और फ्री स्विमिंग, ठीक है। देन जब हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की, किसकी बात करते हैं? बॉडी सिमेट्री की, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री भी जो है ये अपने आप में एक स्पेशल और यूनिक पॉइंट है। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? बॉडी सिमेट्री की बात की जा रही है। अच्छा, बॉडी सिमेट्री को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। इसमें बच्चे कहते हैं कि इस बुक ने रेडियल लिख दिया, दूसरा बच्चा कहता है मैडम इस ये वाली जो बुक है ना इसने लिखा है कि दे मे बी रेडियल और बाइलेटरल।
तो सिमेट्री को लेके कंफ्यूजन इस वजह से, उसका मैं रीजन बता देती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसी में मिलने वाला है आपको, रफ में बता रही हूँ अभी थोड़ा सा। जहाँ पे असेक्सुअल फॉर्म जो है यहाँ पे सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सेक्सुअल फॉर्म असेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि रॉड लाइक जो पॉलिप होता है, पॉलिप का मतलब ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब शेप होता है उनका, जिसकी वजह से रॉड लाइक बोला जाता है। इस तरीके से ये पॉलिप फॉर्म है। और जैसे कैसे छाता इस्तेमाल करते हैं आप, तो ऐसे अम्ब्रेला लाइक ये मेडुसा फॉर्म होता है। ये क्या है? मेडुसा है, ठीक है। तो इसको जब ऊपर से देखा जाता है, जैसे ऐसे मान लीजिए कि ऐसा स्फेरिकल हो गया, तो इसकी सिमेट्री तो रेडियल होगी। रेडियल में मैंने आपको क्या सिखाया है कि पासिंग फ्रॉम द सेंटर, passing from the center we can get more planes for divide that particular or specific organism। हम यहाँ पे सेंटर से पास करता हुआ बहुत सारे प्लेन्स ऐसा खोज सकते हैं जिससे हम इस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी बात करें, इसको क्या करेंगे हम ऐसे बस, तो ये बायलेटरल सिमेट्री हो गई। तो सिमेट्री को लेके क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है क्योंकि अलग अलग और बेसिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तो आप जैसे बुक्स में देखना स्टार्ट कीजिएगा, वहां पे आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, बॉडी सिमेट्री के बारे में लिखा रहता है मोस्टली। अगर मोस्टली लिखा जा रहा है तो मोस्टली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्सक्लूसिवली लिखा जाता है वो खतरनाक होता है। जैसे देखिए हैबिटेट में पॉरीफेरा मैंने क्या लिखा था, मोस्टली मरी, लेकिन फ्रेश वाटर मिला था ना वहां पे, उस कैटेगरी में तो मिला था। मोस्टली और एक्सक्लूसिवली में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोस्टली का मतलब है बहुत सारे, और एक्सक्लूसिवली का मतलब है एक डिवाइडर लेके और एक सर्कल खींच दिया हमने, मतलब होता है ऑलमोस्ट उस तरीके से स्फेरिकल शेप। तो पासिंग फ्रॉम द सेंटर, अगर हम ये सेंटर देखते हैं, सेंटर लेना क्यों जरूरी है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था। यहां से लीजिए, क्या हम बोलेंगे इक्वल हाफ्स में डिवाइड है? आप बोलेंगे नहीं। हम इसको कहीं से भी काट रहे हैं, हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, सेंटर से पास करता हुआ, कहां से? सेंटर से पास करता हुआ प्लेन देते हैं, ये ये ये, तब हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे? इक्वल हाफ्स। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि इस लाइन को अगर हम देखते हैं तो इस साइड का और इस साइड का, तो अगर ये पासिंग फ्रॉम द सेंटर होगा तो रेडियल सिमेट्री में हमें इक्वल हाफ्स मिलते हैं। शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, और कॉमा डाल के मोर देन 1 प्लेन। जैसे ही आप उसको क्या करेंगे ना, प्लेन के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। आपने बोला नहीं हम लिखेंगे एक ही प्लेन से डिवाइड होता है, आपने जिद बांध ली कि हमें जब भी लिखना है तो उसको क्या लिखना है, एक ही प्लेन से डिवाइड होगा, बाकी ये किसी प्लेन से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप वहां पे इशारा कर रहे हैं कि आपको उसको बायलेटरल सिमेट्री देना है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्कशन कहाँ कर रहे थे, काफी डेज हो गए तो मेरे भी दिमाग से इवेपोरेट हो गया था, अभी मुझे याद आया। हाँ, हम लोग इसके नेम के ऊपर चल रहे थे, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था उसके ऊपर कि जो निडारिया है या सिलेंट्राटा है, मतलब स्पेशली जो निडारिया है उसका नेम क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो लिया गया है किससे? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से लिया गया है। इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। दे named as nidarians
ड्यू टू presence of specific type of cells which are named तो लिख ही चुके हैं, which are known as कर देते हैं, which are known as nidoblasts और nidocytes। लिखिए यहाँ पे CNIDOBLAST nidoblasts। अच्छा शेयर स्क्रीन ऑन नहीं है, 1 मिनट कर। ओ अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ये मैं आगे कंटिन्यू कर रही थी। देखिए तो इसको हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलेंगे नीडोब्लास्ट्स और नीडोसाइट्स। ठीक है, आगे जब हम लोग इसी को कंटिन्यू, बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैंने आपको स्टार्ट करने के पहले ही बता रखा है, बस ध्यान देना है। आगे देखिए, अब ये जो यहाँ पे या तो हम बात करें नीडोब्लास्ट की, वही चीज है, या नीडोसाइट मतलब सेल होता है। बायो में या पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी आपको वर्ड लिखा दिखता है CYTE, साइट का मतलब सेल होता है। साइट का मतलब क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड भी हम लोग यूज कर रहे हैं, नीडो। नीडो मतलब सी साइलेंट है यहाँ पे, जिसके वजह से हमने इस फाइलम का नाम रख दिया है। ठीक है, और नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स हम लोग इसको बोल भी रहे हैं। ठीक है,
अब बात ये क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी में हिपैटोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज को, जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी बॉडी में हिपैटोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हिपैटोसाइट्स। क्या लिख दिया मैंने? हिपैटोसाइट्स। क्या आंसर होगा इसका? लीवर। इसका आंसर क्या होगा जल्दी? कहाँ होगा? लीवर में। लीवर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। साइट मतलब तो सेल है और हिपैटो मीन्स लिवर है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इसके लिए आपने एक स्पेसिफिक साइट ऑफ अकरेंस बताया अभी मुझे, मतलब ये स्पेशली कहाँ पाया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं निडारियंस की, तो बेसिक प्लान की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉडीफेरा में हम लोग जो नहीं बनाते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टेंटिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होगा नीडोप्लास्ट या नीडोसाइट्स जो है, क्या इसकी पूरी? नहीं, इसकी पूरी बॉडी पे नहीं होगा, बल्कि ये जो अलग से मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये ब्लूइश कलर का जो मैंने यहाँ पे टेंटिकल्स बना रखा है, ये इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा? ये इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होगा। इस बात को समझिएगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके टेंटिकल्स में, ठीक है। और जिसकी वजह से बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करता है, डरा के रखता है, उनके बीच में ये अपना खौफ बना के रखता है। कौन? निडारियंस। नहीं तो पॉडीफेरा क्यों नहीं इतना खतरनाक हो गया था? इसके पास जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये अदर ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा टाइम के लिए, या फिर अगर ज्यादा इसने टॉक्सिन सिक्रीट किया तो वो पैरालाइज भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपसे इसका साइट ऑफ अकरेंस पूछा जाएगा, तो आपको वहां पे मेंशन करना है कि ये टेंटिकल्स में पाया जाता है। तो दे आर मतलब लिख देती हूँ, नीडो ब्लास्ट्स और नीडो साइट्स are present in stinging capsules of tentacles of nidarians, यानी निडारियंस का जो टेंटिकल्स होगा उसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप निडारिया बनाते हैं, और इसका मैं रफ में बना रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इसका जो ये टेंटिकल है, इसके अंदर जो मैंने लिखा है टेंटिकल्स ऑफ निडारियंस, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। पता नहीं कुछ और ही लिखा जा रहा है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आप लोग लिख लीजिए, लेबल कर लीजिए, स्पेलिंग बताइए आप लोगों को, तब तक मैं यहाँ लिख लेती हूँ। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, ठीक है। इस पेज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बहुत आसानी से समझाया मैंने, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम है पूछिए।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे जाके। मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, इस तरीके से देखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, एक क्वेश्चन आंसर का पेज बना लीजिए, साथ साथ लिखिए मेरा। Which phylum is identified by the presence of टेंटिकल्स। मुझे को आंसर पता है इसका, अभी हम लोग करेंटली क्या पढ़ रहे हैं, आंसर क्या होगा, सिलेंट्राटा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ presence of tentacles in cnidarians? इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट में मैं लिखने जा रही हूँ, बट दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझिए। यहाँ पे 3 बेसिक आपको सिग्निफिकेंस, मतलब क्या फायदा है, क्या करे रख के, ठीक है। अब ह्यूमन के सर पे सींग क्यों नहीं हो जाते, एनिमल्स में होते हैं बट ह्यूमंस के नहीं होते। हर चीज का अपना क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज जो आपको लिखी रहेगी, तीनों समझाती हूँ। एंकरेज, देन है डिफेंस, ये तीनों लिख के और तीनों में एक एक लाइन लिख देना आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। और देन आपको लिखा रहेगा इन कैप्चरिंग ऑफ प्रे। 3 चीजें लिखी होती है। डिफेंस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफेंस सबको पता है कि हाँ भाई, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिससे इसको खतरा हो, तो ये अगर उसको डरा सकता है तो किसके हेल्प से, डिफेंस के तौर पे, मतलब अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे अपने टेंटिकल से उसको डरा सकता है। उसमें से मतलब वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, उसमें से कुछ सिक्रीशंस होंगे जो टॉक्सिन होता है, तो जिसकी वजह से ये इजीली सर्वाइव करता है। कैप्चरिंग ऑफ प्रे मतलब इसको भूख लगी और इसको चाहिए कि किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को जो इससे साइज में छोटे हैं, कमजोर है, उसके ऊपर इसको फीड करना है। तो ये क्या करेगा, उसको फिर कैप्चर करने का काम करता है टेंटिकल्स के हेल्प से। क्योंकि टेंटिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे, तो ये उससे क्या करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे तो उससे इसको ट्रैप करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंकरेज जो है, एंकर मतलब क्या होता है, एंकर की बहुत सारी मीनिंग होती है, बहुत सारी, इंग्लिश में भी वर्ड है, फिजिक्स में भी आता है, बहुत जगहों पे आता है ये एंकर वर्ड, ठीक है। जैसे रहेगा, वहां पे होल्ड सपोर्ट देने का काम करता है। तो अब इसको समझिए कि ये कैसे करता है। स्टार्ट करेंगे तो वो आपको क्या शो करना स्टार्ट करता है वहां पे, कि ये जो है क्या है, जो निडारिया है, क्या है, निडारिया है, इसके पास अपना ये टेंटिकल प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा करते 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 इधर टर्न कर गया और टेंटिकल्स के थ्रू इसने यहाँ पे कनेक्ट कराया, फिर ये आगे मूव कर गया, फिर ये आगे।
तो ये टेंटिकल्स जो है उसी तरीके से एंकरेज का काम करता है, जैसे मैंने आपको वो एक बोट वाला एग्जांपल दिया है, बोट वगैरह में जैसे वो एंकर होते हैं ना, उसी तरीके से ये निडारियंस भी क्या करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किनको? मतलब निडारियंस को एंकरेज प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? टेंटिकल्स, इसके टेंटिकल्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ, क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको लिखना है मैं वही लिख देती हूँ सीधा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ tentacles in cnidarians. देखिए पहला लिखिए, एंकरेज कैप्चर ऑफ प्रे। ये भी आसान है, क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, आंसर भी आपको बता दिया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, इसको लिखिए, ये हो गया आपके पास। आगे जब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें और सिखाई थी जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, एक मैंने आपको सिखाया था, अलग अलग पॉइंट करके लिख लेते हैं, आप खुद ही भर सकते हैं इसको, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता ना हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं, जिनको समझने में दिक्कत आती है, बहुत जीरो लेवल से समझा रही हूँ, समझिए। पहला हमने पॉरीफेरा पढ़ा है, दूसरा हम लोग निडारिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉरीफेरा का इवोल्यूशन निडारिया से पहले हुआ था, ये हर कोई जानता है, तभी हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉरीफेरा जो है, इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और ये सीरीज जो है, ये सीरीज इवोल्यूशन की है। मैं हर क्लास में बोलूंगी आपको, ये सीरीज किस चीज की है? इवोल्यूशन की है। आपका रोल नंबर अगर मैं क्लास में 1 से लेके अगर 20 तक मैं लिखती हूँ, तो आप हो सकता है कि 20वें नंबर का बच्चा उठ के आए, बोले मुझे रोल नंबर 1 चाहिए। मुझे दिक्कत आएगी शुरू में, आप जैसे आते गए मैंने वैसे करके रोल नंबर डाल दिया। मोस्टली होता है जैसे आप कहीं पे हॉस्टल में या इंस्टीट्यूशंस वगैरह में एडमिशन लेने गए, तो आपका रोल नंबर कंफर्म कर दिया जाता है, फिक्स होता है, उसका वही रोल नंबर है। रीजन ये है ताकि वहां पे कोई कैटेगरी है। ठीक है, वैसी कैटेगरी भी अगर हम देखें, लेकिन अगर आप भी बोलते हैं कि हमें रोल नंबर 1 चाहिए, तो मुझे वहां पे क्राइटेरिया के तौर पे एक क्लास टेस्ट असाइन करना पड़ेगा, उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। डिसाइड हुआ है इसका रोल नंबर, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। इवोल्यूशन ये डिसाइड करने का काम कर रहा है किसको हम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है सबको। ठीक है, और सीरीज क्या चल रही है, पीछे से इनडायरेक्ट वे में कोई आपको सामने से लिख के, आप कोई सा भी फाइलम ढूंढ लीजिए, कहीं पे इवोल्यूशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। आगे जब हम चलते हैं ना, मतलब वर्टिब्रेट्स जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा यूज करता भी है, बट जब तक हम लोग इसको थोड़ा प्रिमिटिव लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, कहीं कोई भी जो फाइलम है ना, उसने इवोल्यूशन किया है। ठीक है,
तो जब हम सीरीज ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लोप्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक आने में भी बहुत टाइम है। ठीक है, तो निडारियंस आर डिप्लोप्लास्टिक, निडारियंस आर डिप्लोप्लास्टिक। कैसे हैं ये? डिप्लोप्लास्टिक है। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे डिप्लो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? डिप्लो लिखा गया है। और ब्लास्टिक है मतलब जर्म लेयर। तो इसका ये मतलब है कि इसके पास 2 जर्म लेयर्स हैं। क्या है इसके पास? 2 जर्म लेयर्स है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसके पास क्या है? 2 जर्म लेयर्स है। निडारियंस के पास कितने जर्म लेयर्स हैं? 2 जर्म लेयर्स हैं। अब ये जो 2 जर्म लेयर्स हम जो बारी बारी से कर रहे हैं, नाम क्या है उनका? तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये जो 2 जर्म लेयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें से पहला क्या है? एंडोडर्म है। पहला क्या है? एंडोडर्म है। ठीक है, और दूसरा क्या है? एक्टोडर्म है। दूसरा क्या है? एक्टोडर्म है। ठीक है, अब कैसे ये एंडोडर्म एक्टोडर्म है? क्योंकि अभी तक इनके बीच में मेसोडर्म बना ही नहीं है। मेसोडर्म क्या है? नहीं बना है अभी तक इनके बीच में। छोटा सा यहाँ पे हम बना देते हैं समझाने के लिए क्या जाता है। ठीक है, और ये मिड वाला जो है आपने एंडोडर्म बनाया है, दिस वन क्या है? ये एंडोडर्म है। ये पूरा क्या है? एंडोडर्म है। यानी कि ये इंटरनल जर्म लेयर है। क्या है ये? इंटरनल जर्म लेयर है। ये रहा आपका एंडोडर्म। और बाहर वाले के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये दिस वन, ये क्या है आपका? एक्टोडर्म है। क्या है ये? एक्टोडर्म है। ठीक है, अभी तक तो मेसोडर्म तो बना ही नहीं है। ये क्या है? एक्टोडर्म है। ठीक है, तो एंडोडर्म क्या है यहाँ पे? पहले एक्टोडर्म को हम लिख देते हैं एक्सटर्नल जर्म लेयर, जर्म लेयर। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं अंदर वाला जो है ये, तो ये तो एंडो है। एंडो मतलब इंटरनल जर्म लेयर। ठीक है, तो इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक होता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। ठीक है, अब जो दूसरी बात है जहां पे ये बात फंसती है, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं लिखते कि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। बट जब हम पॉरीफेरा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पॉरीफेरा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने वहां पे सेलुलर या इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करी थी। बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो इनका डाइजेशन कैसा है? इनके डाइजेशन के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे दोनों देखने को मिलता है। पहला है आपको इंट्रासेलुलर और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। वही टिश्यू बना ही रहा है तो क्या दिक्कत है एक्स्ट्रा सेलुलर करने में? एक्स्ट्रा सेलुलर, बट कैसे? ओपनिंग के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इसके पास क्या है? एक सिंगल ओपनिंग है। याद रखिएगा बच्चे, इसमें 2 ओपनिंग में टिक करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निडारियंस
Cnidarians body contain only one single opening और जिसके बारे में आपको लिखा है सिंगल ओपनिंग है, तो कैविटी भी क्या है? सिंगल ओपनिंग एंड वन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब एक आपको स्टेटमेंट लिखा है जो आप मेरे से डाउट के फॉर्म में पूछने वाले हैं, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो। ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, देखिए है लिखा हुआ हाइपोस्टोम। एक वर्ड से मुलाकात होगी जिसमें लिखा रहता है यहाँ पे हाइपोस्टोम। क्या लिखा रहता है? हाइपोस्टोम। मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। तो चलिए हाइपोस्टोम हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। एक रफ पेज हम लोग लेते हैं इसके लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जिक्र करते हैं, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, XYZ कोई सा भी क्या है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, उसका माउथ है और कहीं पे इस पोर्शन पे मान लीजिए उसका एनस है। बट अभी तो हमने जो डिस्कशन करी उसमें तो मैंने आपको कहीं पे भी नहीं बोला कि इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके केस में मैंने आपको कौन सी बात बताई है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट है। डाइजेशन कैसा होता है उसमें लिखेंगे बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लिया जाए तो वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब जैसे आपकी बॉडी में माउथ प्रेजेंट है, तो शुरुआत में क्या किया गया, कैसे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं। आप जैसे कहीं पे जाके खड़े हो गए तो आपने पोजीशन बताई, मान लीजिए कि आप किसी अपने दोस्त के पास जा रहे हैं तो उसने पूछा भाई बताओ तुम कहाँ हो, स्टेशन के पास खड़े हो गए, पटना में स्टेशन के पास खड़े हो गए। अब भाई स्टेशन में तो बहुत सारी जगह है, वो पूछेगा कि कहाँ खड़े हो तुम, तो आप बोलेंगे मैं जहाँ जैसे खड़ा हूं ना, मेरे फेस के ठीक फ्रंट में महावीर मंदिर है। आपको वो क्या लोकेशन समझाएगा? आपका जो फ्रेंड होगा वो अपना ईस्ट वेस्ट नहीं बताएगा, वो बोलेगा अच्छा इसका ये मतलब है कि तुम्हारे फ्रंट में जो है वो क्या है, उत्तर दिशा है, ठीक है। और तो तुमको ईस्ट में आना है, तुमको किधर जाना है? ईस्ट की, मतलब उसको उसके वो जहां जिस जगह पे खड़ा है उसको अपने दाई हाथ की तरफ जाना है, यही मतलब है ना। आप उसको बोलेंगे भाई तुमको बोरिंग रोड जाना है ना, तो तुम अपने दाएं हाथ की तरफ, अब तुमको देखो जो सड़क दिखाई दे रही है उसको पकड़ के तुम सीधा आ जाओ, तो उसको लोकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत में क्या किया गया, किसी ऑर्गेनिज्म को ना इस तरीके से सोचा गया, प्लान है, बॉडी प्लान है, पोजिशनिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से। तो लोगों ने देखा कि मतलब रिसर्चर ने देखा कि इस ऑर्गेनिज्म के पास 2 ओपनिंग्स हैं, बोथ ओपनिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन। मतलब कैसे डिफरेंट है? तो एक इंजेशन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? इंजेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा किस चीज के लिए जाना जाता है? एक्सक्रीशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जब मैंने आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो मैंने ये चीज बताई तो थी, बट मैंने आपको इतनी डिटेलिंग नहीं करी थी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये 2 डिफरेंट ओपनिंग पाई जाएगी तो हम उसको बोलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो जब इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसने 2 ओपनिंग को कंटेन किया। फिर ये क्या नया ड्रामा है? हाइपोस्टोम, एक स्पेशल अलग से वर्ड लिखा जा रहा है हाइपोस्टोम, ठीक है। तो बोला गया कि हम ऐसा करते हैं
कि यहाँ पे वर्ड दे देते हैं, जो इंजेक्शन के लिए जो ओपनिंग होगी ना उसको बोला जाएगा कि वो हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग प्रेजेंट है, आगे जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए अलग ओपनिंग प्रेजेंट होगी, उसमें कंफर्म्ड लिखा जाएगा कि एनस इज प्रेजेंट ऑन द ड्यूटेरोस्टोम, DEUTEROSTOM, ये भी नहीं लिखना, मत लिखिए, हाइपोस्टोम था, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे निडारिया आपको क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हाइपोस्टोम के पास, इसके पास माउथ प्रेजेंट है, बट ये नहीं बता रहा ड्यूटेरोस्टोम के बारे में कोई डिस्कशन कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है, ऐसा तो कुछ भी बता ही नहीं रहा है। उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि ड्यूटेरोस्टोम जब है ही नहीं इसमें प्रेजेंट, तो हम क्यों डिस्कशन करें इसके बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट क्योंकि अब इसके पास एक माउथ लाइक ओपनिंग है और हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पे पोजिशनिंग के बेसिस पे नाम दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको कोई स्टैचू बनानी हो, तो आप जब स्टैचू बना रहे हैं तो उसकी आईज नोज जो है आप उसके नीचे नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि जहां पैर बनाना चाहिए उस स्टैचू का वहां पे आपने आईज नोज, तो पोजिशनिंग का कुछ तो नेम देना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे नहीं भाई हेड रीजन में बनाना है, इसको कहाँ बनाना है, हेड रीजन में बनाना है, जहां इसका सर प्रेजेंट है उसी रीजन में आपको बनाना है। एग्जैक्टली उसी तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को जब हम 2 इक्वल हाफ्स में इस तरीके से आगे पीछे, इक्वल हाफ्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कैसे पोजिशनिंग, आपका जो फ्रंट साइड है उसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। मैं आपसे पूछूंगी आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ, सामने प्रेजेंट है, फ्रंट में प्रेजेंट है। बट बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल पोजीशन, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ है, तो आप बोलेंगे बैक में है, उसके लिए क्या बोला जाता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं डोर्सल पोजीशन में है। आपके हैंड्स कहाँ है दोनों, आपके जो अपेंडेजेस जो है वो किधर है, तो आप बोलेंगे लेटरल साइड में है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब ऐसे डिवाइड करके हम देखते हैं कि भाई एक साइड में एनस प्रेजेंट है और दूसरे साइड में माउथ प्रेजेंट है, तो ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं कि दैट ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ये पेज देख लीजिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। पहले मैंने आपको वहां पे माउथ लिख दिया है, माउथ मतलब एक सिंगल ओपनिंग लिख दी है, उसके बाद मैंने आपको हाइपोस्टोम का जिक्र करा है और फिर मैंने उसको समझाया भी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, एक चीज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, मैं एक अलग पेज बना देती हूँ उसके लिए, ठीक है। कोरल रीफ मैं आपको समझाती हूँ, खूब सुना होगा आपने, डिस्कवरी पे बहुत दिखाते हैं इसको, बहुत ज्यादा दिखाते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे कोरल रीफ, जब प्लूरल होगा कोरल रीफ्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाले पेज पे पहले मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं, इसको जो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आगे, ये रहा। मेंशन the name of that specific phylum which forms coral reef। चलिए अब समझिए क्या होता है। देखिए कोरल रीफ जो है, कोरल है, इस कैटेगरी के जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स एक एग्जाम्पल है, क्या नाम है, कोरल्स। एग्जाम्पल किसका है, निडारियंस का। किसका एग्जाम्पल है, निडारियंस का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। क्यों इतना स्पेशल है, सी 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 सी, ठीक है।
कोरल है, निडारियंस को बिलोंग करता है। निडारियंस के एग्जाम्पल है, इसका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इत्तेफाक से सब सी 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 आ गया है इसमें, ठीक है। फिर आप बोलेंगे भाई ऐसी क्या बात हो गई, जब कैल्शियम कार्बोनेट का बना है तो हम क्या करें इसके बारे में, ऐसी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। एक और स्पेशलिटी है जो आगे जाके जिक्र करेंगे, बट ये कोरल रीफ है, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं समझा देती हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताने में क्या जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कोरल्स का जो स्केलेटन है किसका बना होता है। याद कीजिए, मैंने जब आपको डायटम्स वगैरह की पढ़ाई कराई थी तो वहां पे मैंने आपको सिलिका का बताया था, सिलिशियस भी बताया था, ये भी थोड़ा थोड़ा इम्बेडेड था, बट वहां पे सिलिका जो है वो बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 के ऊपर टिक करना है, ठीक है। होता क्या है कि जब इन इटालियंस की डेथ हो जाती है, वहां पे वो डायटमेशियस अर्थ बना रहा था, और यहाँ पे क्या है, जब ये डेड होने के बाद डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो ये क्या करते हैं, प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का है तो इतना तो आसान तो है नहीं कि कोई इसको डिग्रेड करके भाग जाए चला जाए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कोरल रीफ का नाम दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया गया है? कोरल रीफ का नाम दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप आज सोए आज की रात और कल सुबह आपको एक नया कोरल रीफ देखने को मिल गया, ऐसा नहीं होता। मिलियंस ईयर्स लगते हैं, मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगते हैं, तब जाके ये बनता है, ठीक है। तब जाके कोरल रीफ्स वहां पे फॉर्म होते हैं। तो कोरल्स किसको बिलोंग करता है? सिलेंट्राटा को। कोरल रीफ जो है ये कौन सा फाइलम शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, बनाएगा? निडारियंस या सिलेंट्राटा। निडारियंस में जो कोरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कोरल रीफ यही मेंबर्स ज्यादातर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका जो वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिनका डिग्रेडेशन इतना आसान नहीं है, माइक्रोब्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन जिसकी वजह से यहाँ पे ये अपना डिपोजिशन करते करते ये क्या करते हैं, कोरल रीफ फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोरल रीफ समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मेरे से। कोरल रीफ समझने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो मैम। ये जागृति आपकी कौन सी क्लास है आज? जागृति समझ आ रहा है? यस मैम। नोट्स बनाते जाएंगे साथ में, ठीक है। सुनने में तो स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, समझ आ ही रहा होगा, बट उसके नोट्स आप बनाते जाएंगे प्रॉपर, तब आपको और इजीली और अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको मैं लिख देती हूँ एक बार स्टेटमेंट में, उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आएगा अभी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये भी पूछा जाता है। चलिए तो कोरल रीफ जो है ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कोरल रीफ्स आर deposition of corals due to their rigid skeleton of calcium carbonate। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं इसमें, ठीक है। आगे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर से देखने को मिलेंगे। अब एक नई स्टोरी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, ठीक है।
अब ये जो आगे का जो ड्रामा है ना, ये भी कोरल्स ही शो कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक तो ये स्पेशल फीचर और फंक्शन था इसका। आगे जाके जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, मेटाजेनेसिस। क्या देखने जा रहे हैं, मेटाजेनेसिस। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि डिफाइन मेटाजेनेसिस, तब तो बहुत आसान है, कुछ तो है ही नहीं उसमें। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटाजेनेसिस। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतना लिखने पे आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, एक नहीं मिलेगा, आधा तो मिल ही जाएगा। हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो लिख रहे हैं, बट ये बहुत सारी चीजों का होता है। जैसे मैंने आपको एक दिन समझाया था कि अगर कहीं पे कोई डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है, हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड बन रहा है, डिप्लॉयड से फिर हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड। प्लांट्स में जो केस था, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी ये केस आएगा, इसमें क्या है, किसका चलेगा ये ड्रामा, इस यहाँ पे चलेगा कि सेक्सुअल फॉर्म जो है वो असेक्सुअल को बनाएगा, और असेक्सुअल फॉर्म जो है वो किसको बनाएगा, सेक्सुअल को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में भी क्या निकल के सामने आते हैं, कुछ कोरल्स ही होते हैं। ठीक है, तो निडारियंस के पास जो है ये बेसिक 2 फॉर्म्स होते हैं। निडारियंस के पास जो है बेसिक 2 फॉर्म्स होते हैं। निडारियंस के पास 2 बेसिक फॉर्म्स होते हैं, 2 बेसिक फॉर्म्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको। ये जो 2 बेसिक फॉर्म्स हैं, इसमें से पहला फॉर्म है पॉलिप और दूसरा फॉर्म है मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। ठीक है, पहला फॉर्म क्या है, पॉलिप है, और दूसरा फॉर्म क्या है, मेडुसा है। ठीक है, अब पॉलिप जो है ये कैसा होता है, जैसे होता नहीं कि इस तरीके से रॉड लाइक अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस तरीके से, ऐसा। अगर पॉलिप इस तरीके से रॉड लाइक, तो हम बोलते हैं इस शेप को कि इसकी बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल है। कैसी है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरीके से हो, जो मैं उस टाइम डिस्कशन कर रही थी, अम्ब्रेला लाइक, क्या हो, अम्ब्रेला लाइक। अब छाता ही थोड़ी बोल देंगे इसको, तो लाइक लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो पॉलिप जो है ये मेडुसा को फॉर्म करता है, और मेडुसा जो है वो पॉलिप को फॉर्म करता है। दोनों एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है मेडुसा फॉर्म का जो है एग्जाम्पल इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कैसे कैसे नीट के एग्जाम में पूछा गया मैं बता देती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल है जेली फिश। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली फिश है। ठीक है, आपको लिखा याद है, आपने स्कोलियोडोन वगैरह पढ़ा था क्लास 9th में, ऐसे किसी बच्चे को याद नहीं होगा, अभी तक आप लोग भूल चुके होंगे। उसको डॉग फिश बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से करके आपको बहुत सारा वहां पे क्या किया जाता था, क्वेश्चन दिया जाता था और बोला जाता था कि इनमें से जितने भी फॉल्स फिश हैं उसको आप टिक करके आउट कीजिए, बाहर कीजिए। अब नाम क्या लगा दिया आपने, इसके नाम के पीछे आपने लिख दिया है जेली फिश। क्या लिखा है आपने, जेली फिश। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये फिश है क्या? नहीं भाई, उतनी एडवांसमेंट आने में तो बहुत टाइम है। अभी उतनी ज्यादा एडवांसमेंट आने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बस हम बोल देते हैं कि इसका कॉमन नेम जो है जेलीफिश है। हाँ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको बोला कि नीट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन ये है कि इसके पास 99.9% वाटर होता है। कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा, तो इतना पानी होने की वजह से उसकी जो बॉडी है ना वो जेली लाइक हो जाती है।
कैसा हो जाता है ये? जेली लाइक। कैसा हो जाता है ये? जेली लाइक हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाला, मेडुसा फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाला जो मेंबर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या है? जेलीफिश है। क्या है वो? जेलीफिश है। ठीक है, और दूसरी जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे पॉलिप फॉर्म की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो पॉलिप फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका एक मेंबर है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट एक एक मैं आपको बता रही हूँ। अडैम्शिया है, अडैम्शिया है। क्या है? अडैम्शिया है। अब इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं? अपने फॉर्म्स का ऑल्टरनेशन कर सकते हैं। कैसा ऑल्टरनेशन? पॉलिप मेडुसा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मेडुसा जो है वो पॉलिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहले इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं जानबूझ के आराम से करा रही हूँ क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे फाइलम्स में जो समझने वाली चीज है वो यही है। ठीक है, अब पॉलिप जब मेडुसा को बनाएगा, पॉलिप किसको बनाएगा? मेडुसा को बनाएगा, तो ये क्या करेगा? उसको कैसे बनाएगा? असेक्सुअली बनाएगा। मेटाजेनेसिस तो लिख दिया ना मैंने, वहां आई पड़ गया गलती से, उसको ठीक करती हूँ मैं, कहीं ऐसा ना आप लोग भी मेटाजेनेसिस लिख लें। और यहाँ पे ये मेडुसा को अगर पॉलिप को बनाना है तो वो सेक्सुअली बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? सेक्सुअली बनाएगा। आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसको मेटाजेनेसिस को मैं ठीक करती हूँ। यहाँ पे आई जैसा दिख रहा है, आई नहीं है, नॉट आई, इट्स ई। ठीक है, ई कीजिए इसको। ये कलर लिया था शायद, ये ई है, नॉट आई, मेटाजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट सुनते जाइए, उतने ज्यादा क्वेश्चंस लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो इस डिस्कशन में आप कहाँ पहुंचते हैं जाके कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन शो कर रहा है, कौन सा फाइलम शो कर रहा है? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? निडारियन शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसके दो बेसिक फॉर्म होते हैं। क्यों बोला हमने इसके दो बेसिक फॉर्म होते हैं? हम 10 क्यों नहीं बोल रहे, 2 क्यों नहीं, मतलब 3 क्यों नहीं बोल रहे, 5 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 5 फॉर्म तो नहीं आ रहे ना ऑल्टरनेट करने वाले। ऑल्टरनेट करने वाले 2 ही फॉर्म आ रहे हैं। पॉलिप मेडुसा को फॉर्म कर सकता है और मेडुसा पॉलिप को बना सकता है। और ये हैरानी वाली और सोचने वाली बात ये है कि एक का शेप जो है ये रॉड लाइक है। एक का जो शेप है यहाँ पे सिलिंड्रिकल जो मैंने लिख दिया, बट बेसिकली अगर आप इसको देखें तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? रॉड लाइक है। दोनों के शेप में जमीन आसमान का फर्क है। और एक जो है ये छाते की तरह दिखता है। कौन कैसे बनता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनता है? तो पॉलिप से मेडुसा अगर बनेगा तो असेक्सुअली बनेगा, और मेडुसा से अगर पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअली। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे याद करके रखना है इसको। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एग्जांपल है इसका निडारियंस का जो कि 99.9% वाटर कंटेन करता है? तो वहां पे आपको क्या करना है? जेलीफिश का नाम लिखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में लिख के आंसर बताती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। वो चौथा क्वेश्चन लिखिए। पहला ये थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइलम व्हिच फॉर्म्स कोरल रीफ। अगेन द आंसर इज निडारियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस हमने यहाँ पे बोला डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेटाजेनेसिस, मतलब आपको पूरी कहानी लिखनी है इसमें। जो भी मैंने आपको भी समझाया पिछले पेज में, अब उसमें से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन आपको। ठीक है, इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए।
an example of cnidarians निडारिया भी लिख दिया ना, ये भी प्लूरल ही है। कई जगह पे निडारियंस लिखा होता है, एक ही बात है। निडारिया जो है ये खुद भी प्लूरल है, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, मेंशन एन एग्जांपल और 2 बार ऑफ हो गया। निडारिया which possesses 99.9% वाटर। जेलीफिश का नाम लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द नेम्स ऑफ 2 forms of Cnidaria which alternate their forms। ठीक है, यहां तक हो गया। ये लिख लिया आपने, 6 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। फिर आगे मैं थोड़ी और एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपको। यस मैम, हो गया। चलिए, कुछ एग्जांपल्स इसके लिख देती हूँ मैं आपको। 7वां क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। गिव important examples of निडारिया। देखिए, जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये 2 बेसिक फॉर्म वाला पेज है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स में पहला तो आप जो आपने एज इट इज सुना है, कोरल्स लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कोरल्स लिखेंगे। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सा है यहाँ पे। ठीक है, देन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं GORALS
GONIA, गोर्गोनिया। कॉमन लैंग्वेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर या विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्पेसिमेन इज रेफर्ड एज सी फैन, ठीक है। और वहां पे आपको 4 ऊट पटांग से जो आपको एग्जाम में बैठते वक्त चाइनीज नेम दिखते हैं, बट वो इनके नेम्स होते हैं। वहां पे आपको किसको टिक करना होता है? गोर्गोनिया को टिक करना होता है। इसको हम लोग साधारण बोल चाल की भाषा में सी फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी फैन बोलते हैं, ठीक है। देन जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो पेन, जैसे कैसे लिखने वाला पेन है, ध्यान दीजिएगा, PEN, ठीक है। नाम कॉमन मतलब साधारण नाम होगा इसका सी पेन, और नाम हम इसका बनाएंगे पेनेटुला। याद है सबको? देखिए समझिए, यहाँ पेन, यहाँ सी पेन और पेनेटुला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सी पेन किसको बोलते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है? पेनेटुला का नाम याद रखना है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए। यहाँ पे जो एनिमल किंगडम है ना, जिसकी वजह से क्वेश्चंस जो है, मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो एग्जांपल्स हैं इसके। सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं। अभी अभी मैंने पिछले पेज पे आपको अडामशिया लिखा था। क्या लिखा था? अडामशिया लिखा था। वो क्या है? सी एनिमोन है। अडामशिया है सी एनिमोन। अडामशिया क्या है? सी एनिमोन है। हो गया आप लोगों का? साथ में लिखिएगा मेरे, अगर सीखना है आपको तो मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा। तभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आराम से इत्मीनान से इसको लिखिए ताकि आप सीख सकिए। मैम एनिमोन मतलब? क्या बोल रहे हैं? एनिमोन? एनिमोन का मतलब क्या? देखिए, सी एनिमोन जो है ना, इसके शेप के बेसिस पे नाम दिया गया है इसको, ठीक है। एनिमोन टाइप का इसका शेप होता है, उसकी वजह से इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पी फॉर, जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो आता है फिजेलिया, और पी फॉर आता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो एक अगला एग्जाम्पल क्या है हम लोगों के पास? PHYSALIA, फिजेलिया। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर को लिख लीजिए पहले। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन कोरल। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा ना यहाँ पे, एक एक वैरायटी में ना बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। एक एक वैरायटी को जब हम लोग कोरल्स को ही देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी स्पीशीज निकल के सामने आती है, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस निकाल के लिखते हैं। इसमें से तो जितने क्वेश्चन निकाले जाए वो कम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
ये लाइन कैसे आ गई बीच में? पता नहीं, रब भी नहीं हो रहा है।